नमस्कार सभी को। अच्छा, कल वाली क्लास में आवाज आ रही है क्या? पढ़ी थी क्या कल? क्लास नहीं देखी? चलो कोई बात नहीं। धीरे आ रही होगी आवाज शायद। हाँ, देख लेना जाकर के। फोन ही नहीं है इनके पास है। सही है आवाज? ठीक है, परवेज ने पढ़ी है। पढ़ के आए हो गया? आज संख्या कम कैसी है आपकी? हैं? कितने की लेके आए? ले लेंगे, गिफ्ट है। है तो वो मोला गिफ्ट देने वाला ही। वो मोला पूरा का पूरा गिफ्ट देने वाला ही है। हाँ, गिफ्ट आ रही है उसके पास। ये पढ़ लिया था कल? पढ़ लिया था ना कल इसको? पढ़ लिया था क्या? आपसे पूछ रहा हूँ, पढ़ लिया था? पक्की बात है? ये नहीं पढ़ा था? नहीं पढ़ा ये? हाँ, मैंने पढ़ाया था। यही तो पूछ रहा हूँ, क्लास में पढ़ लिया था। आज दो इधर वाली तो जनसंख्या काउंट ही नहीं करनी है। ये आप कितने जने हो बता ही नहीं सकते। ठीक है। वैसे भी राजस्थान का लिंगानुपात कम है। कम है ना? हाँ। इनके बराबर तो आने में टाइम लगेगा। ये पढ़ लिया था कल क्लास में हमने। क्लास में कल पढ़ लिया था ये। वर्ग नंबर 15 के तत्व हाइड्रोजन के साथ में क्रिया करके हाइड्राइड बनाते हैं। नोट्स है, लेकिन मशीन में प्रॉब्लम आ गई इस कारण। हाँ। है। कल फिर आपका क्या होगा? ये भी बात सोचने लायक है। कल बोला था ना मैंने, साथ साथ लिख लो। नहीं लिखा आपने? हैं? अब लिख लो। कुछ तो पढ़ोगे घर जा करके। हैं? वर्ग नंबर 15 के तत्व रासायनिक गुण द्रव्य तो लिखो। हाइड्रोजन के साथ में क्रिया करके क्या बनाते हैं? हाइड्राइड बनाते हैं। वर्ग 15 के रासायनिक गुणधर्म, पहला गुणधर्म लिखो हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया। कॉपी निकाल लो और लिख लो। हैं? लिख लोगे? रिकॉर्डिंग देख लोगे? कल वाली क्लास देखी थी? नहीं देखी? है? हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया, बस करो, रहने दो। जिसको लिखना है लिखो, जिसको नहीं लिखना आराम करो। ठीक है। हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया और क्या बनाते हैं? हाइड्राइड बनाते हैं। मशीन अगर अभी आधी घंटा में सही होगी तो आपको लास्ट क्लास के बाद में मिल जाएंगे नोट्स, वरना फिर सोमवार को नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है ना? पेपर है, उसमें प्रश्न आएंगे, लिखिए आप। हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया, और हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? हाइड्राइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? हाइड्राइड बनाते हैं। लिखना चाह रहे हो? नहीं लिखना चाह रहे? जो लिखना चाह रहे हैं लिखिए, और लिख रहे थे बता देना कि भाई हमने लिख लिया, मैं आगे स्किप करता हूँ। लिख लिया? लिख लिया? हाँ। ये है नाइट्रोजन का हाइड्राइड, इसे कहते हैं अपन अमोनिया। क्या कहते हैं इसे? अमोनिया कहते हैं। ठीक है। इसको कहते हैं फोस्फिनी। क्या कहते हैं? फोस्फिन। ठीक है। ये आर्सेनिक हाइड्राइड है, ये एंटीमनी हाइड्राइड है, और ये बिस्मिथ का क्या है? हाइड्राइड है। ठीक है। इसको कहा जाता है अमोनिया, इसको कहा जाता है फोस्फिन। अगर आप अमोनिया से किधर चलोगे? बिस्मिथ हाइड्राइड, ट्राई हाइड्राइड की तरफ चलोगे, तो आकार में क्या होती है? वृद्धि होती है। सबसे बड़ा हाइड्राइड कौन बनाता है? बिस्मिथ बनाता है। कौन बनाता है? बिस्मिथ बनाता है। आकार में वृद्धि होती है तो बंध लंबाई भी क्या होती है? बढ़ेगी। है ना? बंध लंबाई भी क्या होती है?
बढ़ती है। बंध लंबाई जितनी ज्यादा होगी उस बंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा उतनी ही क्या चाहिए, कम चाहिए। तो बंध ऊर्जा क्या होती है, घटती है। बंध ऊर्जा क्या होती है, घटती है। इसलिए याद रखना हाइड्रोजन आसानी से प्रदान करेगा तो अम्लीय सामर्थ्य भी क्या होगी, बढ़ेगी। सबसे ज्यादा इनमें प्रबल अम्लीय हाइड्राइड कौन सा है, बिस्मिथ हाइड्राइड है। और दुर्बल कौन है, याद रखना ये, ठीक है ना। ये क्षारीय प्रकृति का होता है और ये कौन सी प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है ना। तो इनमें अम्लीय प्रकृति सबसे ज्यादा किसकी है, बिस्मिथ हाइड्राइड की है। अपचायिक सामर्थ्यता भी क्या होती है, बढ़ती है। और तापीय स्थायित्व क्या होता है, घटता है। तापीय स्थायित्व क्या होता है, घटता है, ठीक है। क्योंकि बंध ऊर्जा कम होती है तो तापीय स्थायित्व क्या होता है, घटता है, ठीक है। बंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा कम चाहिए, ठीक है। इस तीर का निशान ये कह रहा है किधर से किधर चल रहे हैं, हाँ इधर से इधर चल रहे हैं, मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, क्लियर है। हाँ, तो ऊपर से नीचे आते हैं तो इनके कौन कौन से गुण धर्मों में परिवर्तन आता है। पहला परिवर्तन आकार में क्या होती है, वृद्धि। दूसरा परिवर्तन बंध लंबाई क्या होती है, बढ़ती है। बंध ऊर्जा घटेगी, अम्लीय सामर्थ्य बढ़ेगा, अपचायक सामर्थ्य बढ़ेगा और तापीय स्थायित्व घटेगा। तापीय स्थायित्व घटेगा। पूछा जाए तापीय स्थायित्व सबसे ज्यादा किसका है, तापीय स्थायित्व सबसे ज्यादा अमोनिया का, किसका है, अमोनिया है। सबसे कम किसका है, इसका है, क्लियर है। फिर देखो अमोनिया दुर्बल अपचायक है, बिस्मिथ हाइड्राइड क्या है, प्रबल अपचायक है। अमोनिया अधिक स्थायी होता है जबकि फोस्फिन क्या होता है, कम स्थायी या जहरीली गैस है। आर्सेनिक हाइड्राइड अत्यधिक जहरीली गैस है और बिस्मिथ हाइड्राइड अत्यधिक क्या होता है, अस्थायी होता है। तो हाइड्राइड में सबसे ज्यादा स्थायित्व किसका है, हाइड्राइड में सबसे ज्यादा स्थायित्व किसका है, अमोनिया का है। किसका ज्यादा, अमोनिया का, ठीक है ना। अमोनिया का स्थायित्व सबसे ज्यादा है। वर्ग नंबर 15 में सबसे ज्यादा स्थायित्व रखने वाला हाइड्राइड कौन सा होता है, अमोनिया। कौन सा, अमोनिया, नाइट्रोजन ट्राई हाइड्राइड। चले, हेलो, अमोनिया दुर्बल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इनके इसके अंदर पाया जाता है दुर्बल हाइड्रोजन बंध। और इन सभी हाइड्राइड के अंदर कौन सा बंध पाया जाता है, वांडर वाल आकर्षण बल पाया जाता है, ठीक है ना। अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बंध होता है जिसकी प्रकृति होती है कैसी, दुर्बल। फोस्फीन है, आर्सेनिक हाइड्राइड है, एंटीमनी हाइड्राइड है और बिस्मिथ का हाइड्राइड है। इनके अंदर क्या पाया जाता है, वांडरवाल आकर्षण बल, जो कि कैसा होता है, जो कि होता है प्रबल। इसलिए याद रखना है इनका गलनांक और कवथनांक भी क्या होता है, उच्च होता है। इनका गलनांक और कवथनांक क्या होता है, उच्च होता है, ठीक है ना। क्या कारण है कि अमोनिया का गलनांक जो है कम होता है, कवथनांक कम होता है, जबकि बिस्मिथ हाइड्राइड का गलनांक और कवथनांक अधिक होता है। कारण, क्योंकि इनका याद रखना है वांडरवाल आकर्षण बल मजबूत होता है जबकि इसके अंदर वांडरवाल आकर्षण बल नहीं पाया जाता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है जो क्या होती है, दुर्बल होता है। तो क्या होता है, दुर्बल होता है। इसलिए दुर्बल बंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा कम चाहिए और प्रबल बंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए ज्यादा। इसलिए इनका गलनांक और कवथनांक बढ़ता है जबकि इसका गलनांक और कवथनांक क्या होता है, कम। क्लियर है, लिखिए।
उतार लो। चलो बिस्मिथ ट्राईहाइड्राइड, एंटीमनी ट्राईहाइड्राइड, गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? अधिक होता है। किसकी तुलना में? अमोनिया की तुलना में। किसकी तुलना में? अमोनिया की तुलना में। कारण दे रखा है, इसके अंदर वांडरवाल बल अधिक प्रबल होता है हाइड्रोजन बंध की तुलना में। अमोनिया के अंदर क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, हाइड्रोजन बल पाया जाता है, जबकि इन दोनों के अंदर कौन सा बल पाया जाता है? वांडरवाल आकर्षण बल पाया जाता है। वांडरवाल आकर्षण बल पाया जाता है। वांडरवाल आकर्षण बल मजबूत होता है किसकी तुलना में? हाइड्रोजन बंध की तुलना में। मजबूत होता है किसकी तुलना में? हाइड्रोजन बंध की तुलना में। हाइड्रोजन बंध की तुलना में, ठीक है। इसलिए इनका गलनांक और क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इनका गलनांक और क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। ये कारण है गलनांक और क्वथनांक का। एग्जाम का अच्छा प्रश्न है। क्या कारण है? कि बिस्मिथ हाइड्राइड, ट्राईहाइड्राइड और एंटीमनी हाइड्राइड का गलनांक और क्वथनांक अमोनिया की अपेक्षा अधिक होता है। ऑप्शन दे दिया जाए आपको, वांडरवाल आकर्षण बल मजबूत होता है इसलिए। ऑप्शन दे दिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग मजबूत होती है इसलिए, ठीक है। तो याद रखना है, वांडरवाल आकर्षण बल क्या होता है? मजबूत होता है इसलिए, ठीक है। चलो आगे, लिख रहे हो? लिख लो। NH3 का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आर्सेनिक हाइड्राइड और फॉस्फीन से अधिक है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, लेकिन बिस्मिथ हाइड्राइड एंटीमनी हाइड्राइड से कम है क्योंकि इनमें अणु द्रव्यमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ध्यान देना। एक तो हमारे पास में है, सबसे लास्ट में आता है कौन? बिस्मिथ हाइड्राइड। उसके पहले आता है कौन? एंटीमनी, SbH3। उसके बाद में हमने किसको लिखा है? अमोनिया को। फिर लिखा है किसको? आर्सेनिक हाइड्राइड को। और फिर लिखा है किसको? PH3 फोस्फीन, है ना। अब प्रश्न क्या कह रहा है हमें? बातें क्यों कर रहे हो भाई? प्रश्न क्या कह रहा है हमें? आर्सेनिक हाइड्राइड व फोस्फीन से अधिक होता है। इससे, याद रखना, इससे क्या होता है? अधिक होता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन इसकी तुलना में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा प्रबल बनाता है कौन? अमोनिया। ज्यादा प्रबल बनाता है कौन? अमोनिया, ठीक है ना। इसलिए याद रखना, इनमें क्या पाया जाता है? इनका गलनांक इसकी तुलना में कम होता है। किसकी तुलना में? अमोनिया की तुलना में आर्सेनिक हाइड्राइड और फोस्फीन का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? कम, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं, आर्सेनिक हाइड्राइड और फोस्फीन की तुलना में अमोनिया का गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है क्योंकि इनकी तुलना में प्रबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, ठीक है। लेकिन बिस्मिथ हाइड्राइड और एंटीमनी हाइड्राइड से क्या होता है? कम होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तुलना में प्रबल वांडरवाल आकर्षण बल ज्यादा प्रबल हो जाता है इसलिए। या फिर आप ये कह सकते हो कि सर इनमें एक कारण और होता है, क्योंकि इनका अणुभार अमोनिया की तुलना में क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है।
अमोनिया की तुलना में क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। मेन कारण आप याद रखोगे क्या, प्रबल वांडरवाल आकर्षण बल, प्रबल वांडरवाल आकर्षण बल। उतार लो, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, एग्जाम का प्रश्न है, ठीक है। सारी चीजें जो पढ़ी है वो याद रखना है आपको। लिख ले। चलो, नहीं चलना, चलूंगे हैं? कुछ लोग कहते थे तू कुछ नहीं कर पाएगा, वही लोग कहते हैं तू केमिस्ट्री पढ़ाएगा। हैं? रील नहीं देखी रही है? देखिए, इंस्टाग्राम कौन कौन चलाता है? फोन नहीं है? ये तो हो नहीं सकता, फोन है और इंस्टाग्राम नहीं चलाते, ये सारे चलाते हैं इंस्टाग्राम। कुछ लोग कहते थे तू कुछ है? कौन कहता है मैं नहीं चलाता? अच्छा अच्छा। ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया, देखो ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑक्साइड। एक तो याद रखना है ट्राई ऑक्साइड है, और एक क्या है, पेंटा ऑक्साइड। दो प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है ना। ट्राई ऑक्साइड और पेंटा ऑक्साइड, दो प्रकार के क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड है, ये फॉस्फोरस का ट्राई ऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन का ट्राई ऑक्साइड, एंटीमनी का ट्राई ऑक्साइड और बिस्मिथ का ट्राई ऑक्साइड। नाइट्रोजन का पेंटा ऑक्साइड है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस का पेंटा ऑक्साइड है, आर्सेनिक का पेंटा ऑक्साइड है, और ये एंटीमनी का पेंटा ऑक्साइड और बिस्मिथ का पेंटा ऑक्साइड। अपन ऊपर से नीचे आएंगे तो याद रखना इनकी अम्लीय सामर्थ्य क्या होती है, घटती है। अम्लीय सामर्थ्य क्या होती है, घटती है। इसका मतलब सबसे प्रबल अम्लीय कौन है, सबसे प्रबल अम्लीय ये है, और ऊपर वाले में ये है, ठीक है ना। ऊपर से नीचे आओगे घटेगी ना, तो सबसे प्रबल अम्लीय कौन है, N2O3, और पेंटा ऑक्साइड में N2O5, पेंटा ऑक्साइड में N2O5। क्लियर है बात? ठीक है। ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड। इनके ऑक्साइड कितने, दो प्रकार के, एक ट्राई ऑक्साइड और एक पेंटा ऑक्साइड, ठीक है। लिख लो, लिख लिया, लिख लिया। तुम राज की लूस बन रखे हो, अंधेरा कायम रहेगा, है शक्तिमान। देखा है शक्तिमान? है, किसी ने देखा? किल्यूस को जानते हो? किल्यूस, किल्यूस नहीं जानते? ऐसी केप रखता है, अंधेरा कायम रहे, एक डॉक्टर जेकोल, डॉक्टर जेकोल आप जैसा है। चलो आगे। नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक में ध्यान देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक में +5 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है, +5 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। अब ध्यान देना है आपको, N2O3, N2O3 और N2O5, इन दोनों में अधिक स्थायी कौन है, N2O5। तो इन दोनों में अम्लीय ज्यादा कौन है, N2O5। ध्यान दो, ऊपर से नीचे आते हैं, अम्लीय सामर्थ्य क्या होती है, घटती है। इसका मतलब N2O3 ट्राई ऑक्साइड में ज्यादा अम्लीय होगा, ज्यादा अम्लीय होगा नहीं होगा? ऊपर से नीचे आते हैं
तो अम्लीय सामर्थ्य घटित, तो पेंटा ऑक्साइड में ज्यादा अम्लीय कौन होगा? N2O5। ट्राई ऑक्साइड N2O3 और पेंटा ऑक्साइड N2O5 में ज्यादा अम्लीय कौन होगा? N2O5 ज्यादा अम्लीय होगा। क्यों? क्योंकि याद रखना ये ज्यादा स्थायी यौगिक है, ज्यादा स्थायी यौगिक है। क्यों? क्योंकि +5 ऑक्सीकरण अवस्था इनकी ज्यादा स्थायी होती है। नहीं समझा? देखना इधर, कोई बात नहीं, अभी समझाएंगे। पहले आप इस चीज को समझो कि अगर N2O3 पूछा जाए और N2O5 पूछा जाए, इन दोनों में ज्यादा स्थायी कौन सा है? तो आप कहोगे N2O5 ज्यादा स्थायी है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की +5 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। ठीक है। P2O3 और P2O5 में ज्यादा स्थायी कौन है? तो आप कहोगे P2O5 ज्यादा स्थायी है, क्योंकि +5 ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा स्थायी होती है। इसी प्रकार आर्सेनिक है AS2O3 और AS2O5 में ज्यादा स्थायी कौन है? AS2O5 ज्यादा स्थायी है, क्योंकि इनकी +5 ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा स्थायी होती है। इसलिए +5 ऑक्सीकरण अवस्था से बना हुआ यौगिक ज्यादा स्थायी होगा। ये बात समझ आई? समझ आया नहीं है? हाँ। अब देखो, ये है एंटीमनी, बिस्मिथ, इनकी +3 ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा स्थायी होती है। +3 ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा स्थायी होती है। इसका मतलब Sb2O3 ज्यादा स्थायी होगा किसकी तुलना में? Sb2O5 की तुलना में ज्यादा स्थायी होगा। क्लियर है बात? क्यों? क्योंकि एंटीमनी की +3 ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा स्थायी होती है। समझ आ गई बात? ठीक है। इसी प्रकार बिस्मिथ में +3 ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा स्थायी। N2O5, P2O5 और AS2O5 प्रबल अम्लीय होते हैं, प्रबल अम्लीय होते हैं, जबकि Sb2O3 और Bi2O3 उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। ठीक है ना। उभयधर्मी केस जहां पर आ रहा है, मैं कल से आपको बोल रहा हूं, वो केस आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि उभयधर्मी ऑक्साइड, कोई एक ऑक्साइड एग्जाम में पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक है। अब बात अगर आपको ये समझ नहीं आई थी, इसको अपन दोबारा समझेंगे। पहले एक बार इन चीज को आप उतार। हाँ, चलो। हाँ, 1 मिनट रुको। बता दे इसको, तूने खुद ही नहीं लिखा। लिख लिया? ध्यान दो। N2O3, P2O3, फिर आपके पास में AS2O3, फिर है एंटीमनी Sb2O3, फिर आर्सेनिक तो आ गया ना, Bi2O3। वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, अम्लीय सामर्थ्य, अम्लीय सामर्थ्य घटती है, सामर्थ्य घटती है। क्लियर है? अम्लीय सामर्थ्य घटती है।
फिर याद रखना N2O5, फिर है P2O5, फिर है AS2O5, और हमारे पास है Sb2O5, और एक है Bi2O5। वही बात है, वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो अम्लीय सामर्थ्य क्या होती है? घटती है। अम्लीय सामर्थ्य घटती है। मनीषा ध्यान दो, हमने अभी देखा नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है और आर्सेनिक है, ये +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं और अधिक स्थायी भी होती है। इनकी +5 ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? अधिक स्थायी होती है। तो मैं आपसे ये कहूं कि N2O3 और N2O5 में अधिक स्थायित्व किसका होगा? N2O5 का। तो मुझे आप ये बताओ, वर्ग में ऊपर से नीचे इधर आते हैं अम्लीय सामर्थ्य बढ़ती है, वर्ग में ऊपर से नीचे इधर आते हैं अम्लीय सामर्थ्य बढ़ती है, जबकि हमने ये पढ़ा है N2O5 और N2O3 में ज्यादा स्थायी कौन है? N2O5। अगर ज्यादा स्थायी है तो ज्यादा अम्लीय भी तो यही होगा ना। अगर इसका स्थायित्व ही नहीं है तो हम कैसे बताएंगे? इसका स्थायित्व ही नहीं है तो हम बताएंगे क्या ये अम्लीय होगा या क्षारीय होगा? नहीं बता पाएंगे। भी अपने आप को स्टेबल ही नहीं रख रहा है ये, मैं ये कहूँ ये बनेगा ही नहीं, तो कैसे बताओगे आप ये अम्लीय है या क्षारीय है? इन दोनों में स्थायित्व ज्यादा किसका है? N2O3 और N2O5 में ज्यादा स्थायित्व है किसका? N2O5 का। जो ज्यादा स्थायी होगा वही तो अपने गुण धर्म प्रदर्शित करेगा, तो ज्यादा स्थायी है इसका मतलब ज्यादा अम्लीय वो होगा। अभी भी नहीं समझा? आ गया समझ में? ऊपर से नीचे आते हैं अम्लीय सामर्थ्यता घटती है, इसका मतलब ज्यादा अम्लीय कौन सा है? ये है। इधर अगर देखे दें तो अगर मान लेते हैं अपन कि N2O3 बनता है तो N2O3 इन सब में ज्यादा अम्लीय होगा, लेकिन N2O3 और N2O5 में ज्यादा अम्लीय कौन है? N2O5 ज्यादा अम्लीय क्यों? क्योंकि इसका स्थायित्व ज्यादा होता है N2O3 की तुलना में। क्लियर है मेरी बात? N2O3 और इधर है Bi2O3, इनकी अपचायक सामर्थ्य क्या होती है? घटती है। अपचायक सामर्थ्यता घटती है। सबसे प्रबल अपचायक कौन होगा? N2O3, N2O5। इन दोनों में सबसे ज्यादा अपचायक कौन होगा? N2O5। हमने देखा है N2O3 से N2O5 अधिक क्या होता है? अम्लीय होता है। कारण हमने पढ़ा इसका स्थायित्व क्या होता है? ज्यादा होता है। इसका स्थायित्व क्या होता है? ज्यादा होता है। क्लियर है? उतार लो ये पीछे वाली स्लाइड उतार ली आपने? ये पढ़ के आए हैं अभी हम, ज्यादा दिमाग मत लगाओ तो दिमाग खराब हो जाएगा। N2O3 से N2O5 अधिक अम्लीय होता है, इसका स्थायित्व ज्यादा होता है, क्योंकि नाइट्रोजन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा प्रदर्शित करता है? +5, +5। और साइड हो, बस और हो जाता हूँ, क्या पता तू जबरदस्ती साइड साइड दे दे मुझे, है? अच्छा ये भी काम में आता है क्या देखने के लिए? कभी मैं भी बैठा करता था, कभी मैं भी बैठा करता था वहां पे। समझ गया मेरी बात? है? समझ गया ना? हाँ भाई लिख लिया?
हैलोजन के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं अभी, हैलाइड बनाते हैं। और हैलाइड भी कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक ट्राई हैलाइड है और एक क्या है, पेंटा हैलाइड है। ट्राई हैलाइड है और क्या है, पेंटा हैलाइड है। नाइट्रोजन केवल क्या बनाता है, ट्राई हैलाइड बनाता है, पेंटा हैलाइड नहीं बनाता। ठीक है ना, नाइट्रोजन को छोड़ करके सभी ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड दोनों बनाते हैं, जबकि नाइट्रोजन क्या नहीं बनाता, पेंटा हैलाइड नहीं बनाता, केवल क्या बनाता है, ट्राई हैलाइड बनाता है। ठीक है ना, याद रखना, ये नाइट्रोजन का ट्राई क्लोराइड है, ये फोस्फोरस का ट्राई क्लोराइड है, आर्सेनिक का ट्राई क्लोराइड है, एंटीमनी का ट्राई क्लोराइड है और बिस्मिथ का ट्राई क्लोराइड है। ठीक है ना, तो ये भी तो बन सकता है NF3, ये भी हैलाइड है। ठीक है ना, PF3 ये भी क्या है, हैलाइड है। ठीक है, ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन है ना, Br3 बी सॉरी Br3 आ जाएगा, फोस्फोरस का ब्रोमीन ट्राइक्लोराइड आ जाएगा। ठीक है ना, फिर आयोडीन है। ठीक है, हाँ, तो इस प्रकार से ये क्या बनाते हैं, हैलाइड बनाते हैं। ये PCl5 है, फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड है, आर्सेनिक पेंटाक्लोराइड है, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड है और बिस्मिथ क्या है, पेंटाक्लोराइड है। इसका मतलब वर्ग नंबर 15 के तत्व, वर्ग नंबर 15 के तत्व हैलोजन के साथ में क्रिया करके ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड बनाते हैं, ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड बनाते हैं। नाइट्रोजन केवल ट्राई हैलाइड बनाता है, पेंटा हैलाइड नहीं बनाता। ठीक है, नाइट्रोजन को छोड़ करके सभी ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड दोनों बनाते हैं। लिख लिया, चलो क्या, दो प्रकार के हैलाइड बनाते हैं, ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड। नाइट्रोजन को छोड़ करके अन्य सभी पेंटा हैलाइड भी बनाते हैं। किसको छोड़ करके, नाइट्रोजन को छोड़ करके सभी क्या बनाते हैं, पेंटा हैलाइड भी बनाते हैं। ट्राई हैलाइड कौन सी प्रकृति के होते हैं, सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। लेकिन BiF3 किस प्रकृति का है, आयनिक प्रकृति का हैलाइड होता है। ठीक है ना, यानी हमारे पास में है NCl3, NCl3 और एक है हमारे पास में BiF3। ठीक है, BiF3 और चलो यहाँ पर ले लेते हैं अपन BiF5, BiF5 ये बिस्मिथ का पेंटाफ्लोराइड है और ये बिस्मिथ का क्या है, ट्राइफ्लोराइड है। ठीक है, ये क्या है, ये है आयनिक प्रकृति का, सॉरी कौन सी, हाँ सॉरी, आयनिक प्रकृति का। और एक हमारे पास में है नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, ये कौन सी प्रकृति का है, ये है सहसंयोजक प्रकृति का। ये कौन सी प्रकृति का है, सहसंयोजक प्रकृति का है। कारण क्या है, क्योंकि नाइट्रोजन और फ्लोरीन दोनों का क्या है, आकार छोटा, दोनों का आकार क्या है, छोटा। ठीक है, इसलिए ये सहसंयोजक प्रकृति का होता है। और बिस्मिथ फ्लोराइड ट्राइफ्लोराइड है, ये कौन सी प्रकृति का होता है, आयनिक प्रकृति का होता है, क्योंकि बिस्मिथ का आकार क्या होता है, बड़ा, है ना, बड़ा आकार होने के कारण ये आयनिक प्रकृति का और छोटा आकार होने के कारण ये क्या है, सहसंयोजक प्रकृति का। तो ट्राई हैलाइड सहसंयोजक होते हैं, ट्राई हैलाइड क्या होते हैं, सहसंयोजक होते हैं। लेकिन बिस्मिथ ट्राइफ्लोराइड जो होता है वो कौन सी प्रकृति का होता है, हैलाइड प्रकृति का, सॉरी आयनिक हैलाइड होता है, आयनिक हैलाइड होता है। कौन सा, बिस्मिथ ट्राइफ्लोराइड, बिस्मिथ ट्राइफ्लोराइड। ऊपर वाली लाइन को ध्यान से पढ़ो, क्या दिख रखा है, ट्राई हैलाइड किस प्रकृति के होते हैं, सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। लेकिन स्पेशल बिस्मिथ ट्राइफ्लोराइड जो होता है वो क्या होते हैं, आयनिक हैलाइड होता है। क्या होता है, आयनिक हैलाइड होता है। क्लियर है, चले,
फॉस्फोरस, इसकी परमाणुकता कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4। परमाणुकता का अर्थ क्या होता है? फॉस्फोरस का एक अणु जो होता है 4 फॉस्फोरस परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। एक अणु जितने परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे उसकी परमाणुकता कहते हैं। तो फॉस्फोरस कितने परमाणुओं से मिलकर बना होता है? 4, इसलिए इसकी परमाणुकता कितनी है? 4। फॉस्फोरस P4 के रूप में पाया जाता है। एक मैंने लिखा O2, एक मैंने लिखा O3, एक मैंने लिखा Cl2, एक मैंने लिखा N2। तो बताओ N2 की परमाणुकता कितनी है? 2 है। यानी नाइट्रोजन का एक अणु जिसमें नाइट्रोजन के कितने परमाणु पाए जाते हैं? 2। ऑक्सीजन का एक अणु जिसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 2। ओजोन का एक अणु जिसके अंदर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 3। और क्लोरीन का एक अणु जिसमें क्लोरीन के कितने परमाणु हैं? 2। तो याद रखना, क्लोरीन की परमाणुकता 2, ऑक्सीजन की परमाणुकता 2, ओजोन की परमाणुकता 3 और नाइट्रोजन की परमाणुकता 2। क्लियर है? तो फास्फोरस की परमाणुकता कितनी होगी? 4। एक अणु जितने परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे उस परमाणु की परमाणुकता कहते हैं। उसे उसकी क्या कहते हैं? परमाणुकता कहते हैं। तो फास्फोरस जो है P4 के रूप में रहता है, इसलिए इसकी परमाणुकता कितनी हो गई? 4 हो गई। मैं यहां पर लिख रहा हूं, एक अणु, लिखिए आप, एक अणु जितने परमाणुओं से जितने परमाणुओं से जितने परमाणुओं से बना होता है उसे उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। परमाणुकता कहते हैं। फास्फोरस का एक अणु जो है 4 फास्फोरस परमाणुओं से मिलकर बना होता है, इसलिए फास्फोरस की परमाणुकता कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। ऑक्सीजन का एक अणु 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से बना होता है, इसलिए ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी होती है? 2। ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है, इसलिए ओजोन में परमाणुकता कितनी होती है? 3। नाइट्रोजन का एक अणु नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं से मिलकर बना होता है, इसलिए नाइट्रोजन की परमाणुकता कितनी होती है? 2 होती है। क्लियर है? चलिए आगे। सल्फर जो है वो S8 के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? S8 के रूप में पाया जाता है। तो सल्फर की परमाणुकता कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। सल्फर का एक अणु है, उसके अंदर सल्फर के कितने परमाणु? 8 परमाणु उपस्थित होते हैं। क्लियर है? ठीक है। फास्फोरस के अपर रूप, फास्फोरस सफेद या पीला फास्फोरस, P4 के रूप में हम फास्फोरस को लिखते हैं। और सफेद या पीला फास्फोरस है, उसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है, जिसके अंदर बंद कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। इस वलय के अंदर तनाव बल क्या होता है? ज्यादा होता है, इसलिए ये अस्थायी होती है और क्रियाशील होती है। अस्थायी होती है लेकिन क्या होती है? क्रियाशील होती है। यह वायु में आग पकड़ लेता है, इसलिए इसे किस में रखा जाता है? जल में रखा जाता है। वायु में क्या पकड़ लेता है? आग पकड़ लेता है, इसलिए इसे जल में रखा जाता है। ठीक है ना? लिखिए आप, वायु, हाँ लिख लोगे आप, ये उतार लो। वायु के संपर्क में आने पर सफेद फास्फोरस या पीला फास्फोरस जो है आग पकड़ लेता है, इसलिए इसे रखा जाता है किसमें? जल में रखा जाता है। तू नहीं लिख रहा क्यों? शाम में गए करके देखूंगा मैं, लिख रहा है कौन लिख रहा है। कल तो छुट्टी है? सोमवार को देखूंगा। नंबर भी देखो तेरे नंबर कितने आए हैं।
नहीं यहाँ ये फॉस्फोरस के बीच में क्या है, बंद है, ये भी क्या है, बंद है, ये भी बंद, ये भी बंद, तो कितने पी बंद हो गए, 4 होते हैं, 6 होते हैं, एक ये और एक, 1 2 3 4 5 और 6, 5 6, फॉस्फोरस फॉस्फोरस के बीच में कितने बंद पाए जाते हैं, तो कितने बंद हो गए, पी बंद कितने हो गए, 6। जल में क्या होता है, ये अविल्य होता है, और कार्बन डाई सल्फाइड में क्या होता है, ये विलय होता है। ठीक है, याद रखना, जल में अविलय होता है, कार्बन डाई सल्फाइड में क्या होता है, विलय होता है। किसकी बात चल रही है, सफेद फास्फोरस या पीले फास्फोरस की बात चल रही है। वायु के संपर्क में आने पर, वायु के संपर्क में आने पर P4H10 का श्वेत धूमर बनाता है, श्वेत धूमर बनाता है, क्योंकि ये जल जाता है, इसलिए सफेद रंग का क्या बना देता है, धुआं बना देता है, धूम्र बना देता है। क्लियर है, वायु के संपर्क में आने पर P4H10 का श्वेत धूमर बनाता है। जल में अविलय होता है, कार्बन डाइसल्फाइड में विलय होता है। चले, क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, फॉस्फीन, क्या बनाता है, फॉस्फीन बनाता है, जो कि एक जहरीली गैस है, जो कि एक जहरीली गैस है। ठीक है, P4 क्षार क्या है, NaOH, कौन से वर्ग का क्षार है ये कौन से वर्ग का क्षार है, कौन से वर्ग का है, पहले वर्ग का। याद रखना, प्रबल होता है या दुर्बल होता है, प्रबल होता है, क्या होता है, प्रबल। फॉस्फोरस क्षार के साथ में अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, फॉस्फीन, और ये अत्यधिक क्या है, जहरीली होती है। इसको कहते हैं NaH2PO2 को कहते हैं सोडियम हाइपोफॉस्फाइड कहते हैं, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड पूरा नाम है NaH2PO2 का, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। ठीक है, क्या है ये, तो यह क्षार के साथ अभिक्रिया करके फॉस्फीन गैस बनाता है, और ये फॉस्फीन गैस क्या होती है, जहरीली। ठीक है, फॉस्फीन गैस क्या होती है, जहरीली। फॉस्फीन का निर्माण कैसे होता है, फॉस्फीन का निर्माण होता है फॉस्फोरस की किसके साथ में अभिक्रिया, क्षार के साथ में अभिक्रिया करवाने पर फॉस्फीन का निर्माण होता है। फॉस्फीन की प्रकृति होती है जहरीली। जो सफेद फास्फोरस या पीला फास्फोरस होता है, वो याद रखना है, चमकता है, उसके अंदर चमक उत्पन्न करने की क्या होता है, गुण धर्म होता है ना। तो हड्डियां जो होती है, उस हड्डियों के अंदर, हमारी हड्डियों के अंदर फास्फोरस पाया जाता है, पीला फास्फोरस या सफेद फास्फोरस पाया जाता है। शमशान घाट के अंदर रात के अंधेरे में हड्डियां चमकती हुई दिखाई देती है, मतलब जलाने के बाद में व्यक्ति की हड्डियां बच जाती है ना, वो हड्डियां क्या होती है, चमकती हुई रात को दिखाई देती है। या फिर कोई जानवर मरा हुआ है, पशुओं की हड्डियां हैं, उनके अंदर भी क्या पाई जाती है, फॉस्फोरस पाया जाता है, सफेद या पीला फॉस्फोरस पाया जाता है, वो भी रात के अंधेरे में चमकती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो जो सफेद या पीला फॉस्फोरस होता है, उसमें चमक उत्पन्न करने का गुणधर्म पाया
जाता है। क्लियर है? हाँ, तो हमारी हड्डियों में कौन सा फॉस्फोरस पाया जाता है? सफेद या पीला फॉस्फोरस पाया जाता है। ठीक है, ओरिजिनल जो फॉस्फोरस होता है वो सफेद होता है। वो क्या होता है? सफेद होता है। धीरे धीरे वो याद रखना है, वायु के संपर्क में आने पर वो क्या पड़ जाता है? पीला पड़ जाता है। इसलिए सफेद फॉस्फोरस या इसे क्या कहते हैं? पीला फॉस्फोरस भी कहते हैं। क्लियर है? लिख लिया सबने? नहीं लिखा ये? लिखिए तो फिर। चलो क्या? अंधेरे में चमकता है, इस गुण को रसोसंदीप्ति कहते हैं। ठीक है, हमारी हड्डियों में कौन सा फॉस्फोरस पाया जाता है? सफेद या पीला फॉस्फोरस पाया जाता है। माचिस की तिल्लियां बनाने में मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका गुणधर्म। माचिस की तिल्लियां बनाने में कौन सा फॉस्फोरस प्रयुक्त होता है? सफेद फॉस्फोरस उपयुक्त होता है। ठीक है, याद रखना है। माचिस की तिल्लियां बनाने में, माचिस की तिल्लियों का जो रोगन होता है वो किसका बना होता है? याद रखना, सफेद या पीले फॉस्फोरस का बना होता है। ठीक है, रेड फॉस्फोरस यानी इसे कहते हैं अपन लाल फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस या लाल फॉस्फोरस। सफेद फॉस्फोरस को 573 केल्विन ताप के ऊपर गर्म करने पर रेड फॉस्फोरस बनता है। सफेद फॉस्फोरस को 573 केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह बनता है। कौन सा फॉस्फोरस? रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस का निर्माण कौन से फॉस्फोरस से किया जाता है? सफेद फॉस्फोरस से किया जाता है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी, कितने केल्विन ताप पर? 573 केल्विन ताप पर गर्म करके। ठीक है, लिख लिया? नहीं लिखा? लिखा? P4 का बहुलकी अपरूप है। लाल फास्फोरस जो होता है वो सफेद फास्फोरस P4 का क्या है? बहुलकी अपरूप है। इसमें वल्य तनाव तनाव कम होने के कारण ये कम क्रियाशील तथा अधिक क्या होता है? स्थायी होता है। और वो कम स्थायी होता है, मतलब अस्थायी होता है, और क्या होता है? क्रियाशील होता है। ये कम क्रियाशील और क्या है? अधिक स्थायी होता है। लाल फास्फोरस की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। एन इकाइयां मिलकर के, सफेद फास्फोरस की एन इकाइयां मिलकर के क्या बनाते हैं? लाल फास्फोरस बनाते हैं। यह एक बहुलक के रूप में पाया जाता है। किसका बहुलक होता है? P4 का बहुलक होता है। P4 का बहुलक होता है। एन का मतलब बहुत सारी है इकाइयां इसकी। ठीक है ना, बहुत सारी इकाई। संरचना बनाने की कोई जरूरत है नहीं, आप तो बस ऊपर वाली बात लिख लो। बाकी नोट्स आपको मिलेंगे। मशीन शायद सही हो गई, मिस्त्री बुलाया हुआ है। लाइट गई? आ जाएगी। मीटर चालू बत्ती गुल, मूवी देखी है क्या? नहीं देखी? ये देख, आ गई ना लाइट? मीटर चालू बत्ती गुल। जल व कार्बन डाइसल्फाइड में अविल्य होता है। जल व कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होता है? अविल्य होता है। जबकि वो जल में अविल्य और कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होता है? विलय। यह रसोसंदीप्ता का गुण प्रदर्शित नहीं करता, मतलब ये चमक उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है,
P4 व्हाइट, मतलब सफेद फास्फोरस को 573 केल्विन ताप पर गर्म करोगे तो P4 क्या बनेगा, रेड, लाल फास्फोरस का क्या होगा, निर्माण होगा। और इस 573 केल्विन तापमान को संक्रमण ताप कहा जाता है। मतलब पीले फास्फोरस या सफेद फास्फोरस से आपको लाल फास्फोरस बनाना है तो कम से कम 573 केल्विन तापमान पर इसको गर्म करना ही पड़ेगा। इससे कम तापमान पर अगर आप गर्म करोगे तो फिर ये लाल फास्फोरस नहीं बनेगा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, संक्रमण तापमान बोला जाता है। ठीक है, 573 केल्विन तापमान पर सफेद या पीले फास्फोरस को गर्म करने पर लाल फास्फोरस का निर्माण होता है, होता है। हो गया, हाँ है। चले, जल्दी करके लिख। काला फास्फोरस दो प्रकार का होता है, एक अल्फा ब्लैक P4 और एक बीटा ब्लैक P4। ठीक है, हम फास्फोरस के अपरूप पढ़ रहे हैं। पहला पढ़ा सफेद या पीला, दूसरा पढ़ा लाल, और तीसरा कौन सा है, काला फास्फोरस। काला फास्फोरस कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। पहला होता है अल्फा ब्लैक P4 और दूसरा होता है बीटा ब्लैक P4। P4 मतलब फास्फोरस, ठीक है। हाँ, तो बीटा काला फास्फोरस और अल्फा काला फास्फोरस। नहीं लिखा, लिखो फिर, आदत है फास्ट चलने की, क्या है? ये अल्फा है, पढ़ के आए यार अल्फा। बहुत पहले पढ़ाया था ना सर, इतनी दिनों की कौन सी की क्या बात याद रहती है, या रहती है याद है, रहती है क्या? लिख दो फिर चलते हैं। चलो चलते हैं। लाल फास्फोरस को बंद नलिका में लेकर के इसे गर्म कर दे 803 केल्विन तापमान पर। ध्यान से सुनना है, जब लाल फास्फोरस को बंद नलिका में लेकर के 803 केल्विन तापमान पर गर्म कर देते हैं तो बनता है अल्फा काला फास्फोरस। क्या बनता है, अल्फा काला फास्फोरस। और उसी प्रकार अपन सफेद फास्फोरस को 573 केल्विन तापमान और उच्च दाब पर क्या कर दें, गर्म कर दें तो बनेगा क्या, बीटा काला फास्फोरस। क्या बनेगा, बीटा काला फास्फोरस बनता है। इसकी संरचना, किसकी संरचना, बीटा काला फास्फोरस की संरचना कैसी होती है, परतदार होती है। यानी एक परत के ऊपर क्या पाई जाती है, दूसरी परत पाई जाती है। तो ये परतदार संरचना किसकी होती है, हाँ बीटा काला फास्फोरस की होती है। यह कौन सी प्रकृति का होता है, अनुचुंबकीय व चमकीला प्रकृति का होता है। ठीक है, जबकि लाल फास्फोरस चमकीला नहीं होता। फास्फोरस दो ही चमकीले होते हैं, एक तो काला और एक सफेद या पीला फास्फोरस। जबकि हमारी हड्डियों में कौन सा पाया जाता है, सफेद फास्फोरस पाया जाता है, काला फास्फोरस नहीं पाया जाता। क्लियर है। परतदार संरचना कौन सी फास्फोरस की होती है, बीटा काला फास्फोरस की होती है। और इसकी प्रकृति कैसी होती है, अनुचुंबकीय होती है। ठीक है भाई, ठीक है, लिख लो। इसको बंद नलिका में 803 केल्विन तापमान पर गर्म करके प्राप्त किया जाता है लाल फास्फोरस द्वारा। और सफेद फास्फोरस को 573 केल्विन तापमान उच्च दाब पर गर्म करके बीटा काला फास्फोरस प्राप्त किया जाता है।
नींद आ रही है, चाय पिला के लेके आओ मनीषा को। हैं? मनीषा को चाय की जरूरत है। या चाय छोड़ दी 2026 में? हैं? 5 साल हो गए पीते नहीं हो? सांस कैसे लेते हो आप बिना चाय? आ जाती है सांस? हैं? चाय वो बहुत पीते हैं। मुस्कुरा रहे हैं, हाँ ऐसे इशारा करके बता रहे हैं हम चाय पीते हैं। मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, फॉस्फोरस के ऑक्सी अम्ल। ठीक है, प्रश्न क्या आएगा यहाँ से ध्यान से देना। पहले आपको ये नाम दिया जाएगा हाइपोफॉस्फोरस अम्ल या फॉस्फेनिक अम्ल का रासायनिक सूत्र कौन सा है? रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो हाइपोफॉस्फोरस अम्ल का सूत्र होता है H3PO2। H3PO2। फिर आपसे ये पूछा जाएगा H3PO2 की क्षारकता कितनी होती है? ठीक है ना, H3PO2 की क्षारकता कितनी होती है? कितनी होती है? 1। अब क्षारकता क्या होती है इसको अगले पेज पे समझेंगे। पहले ध्यान देना, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल का सूत्र क्या होता है? H3PO2। H3PO2 दोबारा बोलोगे आप। हाइपोफॉस्फोरस अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H3PO2, यानी हाइड्रोजन के कितने परमाणु, ऑक्सीजन के कितने परमाणु, और एक क्या होता है? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस केंद्रीय परमाणु होता है जिससे एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ा होता है, एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ, और उसके साथ सिंगल बॉन्ड के साथ में जुड़ा होता है हाइड्रोजन। ठीक है ना, और 2 हाइड्रोजन डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड के साथ में जुड़े होते हैं फॉस्फोरस के साथ में। अब इस अम्ल को उदासीन करने के लिए ये H+ आयन त्यागा जाता है, ये H+ आयन त्यागा जाता है। इसलिए याद रखना इसकी क्षारकता कितनी होती है? 1 होती है। इसकी क्षारकता कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है ना, ये उतार लो, जरूर याद रखना इसकी क्षारकता कितनी होती है? 1। और इसका रासायनिक सूत्र आपको याद रखना है। नाम नहीं पूछेगा, नाम देकर के क्या पूछेगा? सूत्र पूछेगा। नाम देकर के क्या पूछेगा? सूत्र पूछेगा H3PO2। और क्षारकता कितनी? क्षारकता 1। आप विद्युत ऋणता पढ़ के आए, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। एक तो है फॉस्फोरस, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। इन तीनों में अधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन है? कौन है? ऑक्सीजन है। कौन है? ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी तत्व होता है। फॉस्फोरस और हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन से कम विद्युत ऋणी तत्व होते हैं, इसलिए इनकी विद्युत ऋणता का अंतर आता है कम। क्या आता है? कम। इनकी विद्युत ऋणता का अंतर होता है कम और इनकी विद्युत ऋणता का अंतर होता है ज्यादा। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन फॉस्फोरस में ज्यादा विद्युत ऋणी कौन है? ऑक्सीजन। फॉस्फोर हाइड्रोजन विद्युत ऋणता कम अंतर प्राप्त होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता में अंतर ज्यादा प्राप्त होता है। क्लियर है मेरी बात, समझिए? ठीक है, अब इसको आगे अपन काम में लेंगे इसी कॉन्सेप्ट के साथ में। ध्यान रखना, एक एक चीज मैंने डिटेल से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ करके घर जा करके रिवाइज करोगे, नोट्स पढ़ करके आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो क्षारकता क्या होती है? क्षारकता क्या होती है? किसी पदार्थ की अम्ल को निष्क्रिय करने की क्षमता को क्या कहते हैं? क्षारकता कहते हैं। कोई पदार्थ है, उस पदार्थ में की अम्ल को निष्क्रिय करने की जो क्षमता होती है उसको अपन कहते हैं क्षारकता। जैसे H3PO2 में 2 हाइड्रोजन सीधे किससे जुड़े हैं? फॉस्फोरस से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? फॉस्फोरस से। और एक OH में किससे जुड़ा है? फॉस्फोरस से जुड़ा है। केवल OH से जुड़ा हाइड्रोजन ही आयनित होकर के H+ देता है। ठीक है ना, केवल
OH से जुड़ा हाइड्रोजन ही आयनित होकर के क्या देता है, H प्लस देता है। फॉस्फोरस और हाइड्रोजन वाले हाइड्रोजन आयनित नहीं होते, फॉस्फोरस और हाइड्रोजन वाले हाइड्रोजन आयनित नहीं होते। कारण क्या है, क्योंकि फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता का अंतर बहुत कम है, इसलिए फॉस्फोरस से हाइड्रोजन मुक्त होकर के ये H प्लस आयन का रूप नहीं ले सकता, जबकि जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता का अंतर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऑक्सीजन की तरफ आते हैं और हाइड्रोजन है वो H प्लस के रूप में क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, और ये अम्ल को उदासीन करने का क्या करता है, काम करता है। इसलिए इसकी क्षारकता कितनी होती है, 1 होती है। क्षारकता कितनी होती है, 1 होती है। तो याद रखना है H3PO2 में OH से एक हाइड्रोजन निकलता है जो उसको उदासीन नहीं, निष्क्रिय अम्ल को निष्क्रिय करने में क्षमता को क्या कहते हैं अपन, क्षारकता कहते हैं। तो ये एक H प्लस आयन कहाँ से निकलता है, ये यहाँ से निकलता है। ठीक है, लिख रहे हो क्या, लिख लो, लिख लिया, इसको यूज करके देखिए। लिख लिया भाई, मुझे पता ही नहीं, इतनी बुरी बात नहीं बोली है? मैं पहली बार पीपीटी पे पढ़ा रहा हूँ, कभी पीपीटी में नहीं पढ़ाया मैंने आज तक, 6-7 साल हो गए मेरे को पढ़ाते, कभी पीपीटी पर नहीं पढ़ाया। चले, लिख रहे हैं, यूज करते हैं, अब तो ठीक है, लिख लिया क्या, क्या बात है, क्या बात है, वो लाइन चेंज होगी देख। देखो फॉस्फोरस हाइड्रोजन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनित न होने का कारण, फॉस्फोरस व हाइड्रोजन बंध सहसंयोजक होता है। कैसा होता है, सहसंयोजक बंध अधिक प्रबल होता है, सहसंयोजक बंध अधिक प्रबल होता है, इस कारण हाइड्रोजन H प्लस के रूप में अलग नहीं हो सकता। फॉस्फोरस व हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता का अंतर बहुत कम होता है, इसलिए हाइड्रोजन पर धनावेश विकसित नहीं होता। इसलिए याद रखना है, फॉस्फोरस हाइड्रोजन है, फॉस्फोरस और हाइड्रोजन ये लिखा था ना हमने, P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन OH समूह है। इसलिए दोनों हाइड्रोजन मुक्त नहीं होकर के केवल और केवल ये हाइड्रोजन H प्लस के रूप में क्या निकलता है, बाहर, क्योंकि ये दोनों बंध कौन से बंध हैं, ये सहसंयोजक बंध है जिसकी प्रकृति मजबूत होती है, ठीक है ना। और ये हाइड्रोजन बाहर निकलता है क्योंकि इनकी विद्युत ऋणता का अंतर बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, विद्युत ऋणता का अंतर बहुत ज्यादा होता है। P व H की विद्युत ऋणता का अंतर बहुत कम होता है, इसलिए अपन ये डिसाइड नहीं कर सकते H प्लस किस पर जाएगा, यानी प्लस चार्ज किस पर जाएगा। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता बहुत अधिक होती है, इसलिए हम ये आइडिया लगाते हैं कि ये बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करेगा, ऑक्सीजन ग्रहण करेगा, और ग्रहण करने वाले पर माइनस चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन देने वाले पर क्या आता है, प्लस चार्ज आता है। तो ये इलेक्ट्रॉन देकर के बाहर आ जाएगा, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। क्लियर है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी तत्व है, इसलिए OH में H प्लस आयन अलग हो जाता है। पीछे वाला लिखना है, लिख लिया, H3PO3, हाँ लिखना है पीछे वाला, बहुत जल्दी छपा दिया, कहा बताएं आप, आगे से ध्यान रखेंगे, इतना जल्दी नहीं टपाएंगे हम, हैं? लिखो लिखो,
लिख लो जल्दी जल्दी लिख लो। बातें नहीं करनी, गंदे बच्चे। चले, H3PO3 इसको कहते हैं फोस्फोरस एसिड या फोस्फोनिक अम्ल एसिड। याद रखना इसका नाम क्या है, फोस्फोरस अम्ल। फोस्फोरस अम्ल का सूत्र क्या होता है, H3PO3। और इससे पहले पढ़ा था वो कौन सा अम्ल था, कौन सा अम्ल था, हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला क्या था, H3PO2। और इसका फॉर्मूला क्या है, H3PO3। H3PO3 फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड के साथ में क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन। एक जुड़ा है सिंगल बॉन्ड के साथ में क्या, हाइड्रोजन। फिर एक जुड़ा है सिंगल बॉन्ड के साथ में OH, और एक जुड़ा है सिंगल बॉन्ड के साथ में OH। एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन, ये बन गया O3। एक फॉस्फोरस है PO3, और तीन क्या है, हाइड्रोजन है। तीन क्या है, हाइड्रोजन है। वही बात है, ये वाला हाइड्रोजन मुक्त नहीं होगा, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों मुक्त होंगे, तो इसकी क्षारकता कितनी हो गई है, 2। क्षारकता कितनी हो गई है, 2 हो गई है, यानी ये द्विक्षारकीय अम्ल है। कैसा अम्ल है, द्विक्षारकीय अम्ल है। और पहले वाला था एक क्षारकीय अम्ल। ठीक है, ये द्विक्षारकीय अम्ल है। बस इनमें याद रखने वाला काम एक ही है आपके पास। पहला काम, इनका फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है तो संरचना बनानी आपको खुद आएगी, संरचना बनानी आपको खुद आएगी, क्योंकि संरचना के अंदर एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ा होगा, एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ा होगा। क्लियर है ना, बाकी हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन को लेकर के आना है। बताओ ये समझ आया नहीं है, ठीक है, इसको उतारिया, उतार लिया, बहुत अच्छी बात है। कितनी देर मेरे कॉपी दिखाना, बड़ा जल्दी दिखता है यार, चैंपियन है तो। भगवान तेरे को ऐसा चैंपियन हमेशा बनाए रखे। नए साल पर मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ है। चलो, H3PO4 इसको कहते हैं फॉस्फोरिक अम्ल। क्या कहते हैं इसको, फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल। पहले वाला क्या पढ़ा था, फॉस्फोनिक या फॉस्फोरस अम्ल, और इससे पहले वाला हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल। ठीक है ना, हाँ। देखो इधर H3PO4, P के साथ में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। अब इसकी क्षारकता कितनी होगी, 3। अब इसकी क्षारकता कितनी होगी, 3, क्योंकि ये तीनों हाइड्रोजन क्या कर देगा, H+ के रूप में निकाल देगा, तो इसकी क्षारकता कितनी होगी है, 3 होगी। क्लियर है, उतार लो, उतार लिया, ठीक। इसकी क्षारकता कितनी होती है, 3 होती है। H4P2O5 इसे कहते हैं पायरोफोस्फोरस, पायरोफोस्फोरस अम्ल, पायरोफोस्फोरस अम्ल, पायरोफोस्फोरस अम्ल, पायरोफोस्फोरस अम्ल लिखा, पायरोफोस्फोरस अम्ल। क्या ये हाइड्रोजन निकल सकता है क्या, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कौन सा निकलेगा, ये निकलेगा, और हाइड्रोजन ये वाला निकलेगा। ये दोनों हाइड्रोजन नहीं निकलेंगे, इसलिए इसकी क्षारकता भी कितनी होती है,
हाँ, तो पायरोफॉस्फोरस अम्ल का सूत्र होता है H4P2O5, H4P2O5, जिसकी क्षारकता कितनी होती है? 2। क्षारकता कितनी होती है? 2 होती है। पायरोफॉस्फोरिक अम्ल, पायरोफॉस्फोरिक पायरोफॉस्फोरिक अम्ल, पायरोफॉस्फोरिक अम्ल फॉर्मूला होता है H4P2O7, H4P2O7 इसका फॉर्मूला होता है। और इसका संरचना भी आप देखोगे तो ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन भी निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन H प्लस के रूप में निकलेगा और ये हाइड्रोजन H प्लस के रूप में निकलेगा। तो इसकी क्षारकता कितनी हो गई है? 4। सारे हाइड्रोजन निकल जाएंगे, कोई P और H बॉन्डिंग वाला तो नहीं है, नहीं है ना। फॉस्फोरस और हाइड्रोजन डायरेक्ट नहीं जुड़े हुए, फॉस्फोरस और OH समूह जुड़ा हुआ है। तो यहां से ये हाइड्रोजन H प्लस के रूप में क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा। ये हाइड्रोजन भी H प्लस के रूप में बाहर निकलेगा और ये हाइड्रोजन भी H प्लस रूप में क्या निकलेगा? बाहर। और ये हाइड्रोजन भी H प्लस के रूप में क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा। ठीक है, समझ आ गई बात? तो इसकी क्षारकता कितनी हो गई? 4। ठीक, चले चले क्या? ठीक। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक, अब सब मिक्स हो गया ना। हाँ, पता चल रहा है। हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल, कौन सा हाइपो है, कौन सा फोस्फोनिक है, कौन सा फॉस्फोरिक है, कौन सा फॉस्फोरस है, मिक्स हो गया सब। बताओ, इसमें फॉस्फोरस और फॉस्फोरस के बीच में बॉन्डिंग पाई जा रही है, पीपी बंद पाया जा रहा है ना। इसके मध्य क्या पाया जा रहा है? पीपी बंद पाया जा रहा है। ठीक है, क्षारकता देख करके बताओ कितनी है? 4। कितनी है? 4। दो खास बात है इसकी, एक तो क्षारकता 4 है, दूसरा पीपी बंद पाया जाता है। कौन सा बंद पाया जाता है? पीपी बंद पाया जाता है। हाँ, पीपी। क्षारकता भी कितनी? 4। चले, चलो। साइक्लो ट्राइमेटा फॉस्फोरिक एसिड, साइक्लो ट्राइमेटा, ट्राइमेटा फॉस्फोरिक, इतना नाम तो याद रह सकता है। एसिड है सर, क्या है? एसिड, अम्ल। इसकी क्षारकता कितनी होती है? देखो, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। ठीक है, क्षारकता कितनी होगी? 3। और 3 ही क्या पाए जाते हैं? POP बॉन्डिंग पाई जाती है, POP, POP और POP और POP। ठीक है ना, 3 क्या पाई जाती है? POP बॉन्डिंग पाई जाती है और 3 ही इसकी क्या होती है? क्षारकता होती है। क्लियर है बात? संरचना ना बनाओ, संरचना बनाने की जरूरत नहीं है, आप तो सिर्फ फॉर्मूला याद रखोगे और क्या याद रखोगे? इसका क्षारकता याद रखोगे, क्योंकि हमारे लेवल का प्रश्न बनेगा क्षारकता या फिर नाम देकर के क्या पूछा जाएगा? फॉर्मूला पूछा जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? हाँ, क्लियर है। फॉस्फिन, फॉस्फिन को पढ़ेंगे कल। ठीक है, फॉस्फिन को पढ़ेंगे कल। वर्ग नंबर 16 कब शुरू होगा?